नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत का प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा। दोस्तों, हम सबसे पहले इसके चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं। इस बुक में आपका लगभग 33 चैप्टर हैं और 290 पेजों की ये किताब है। हम सबसे पहले आपको चैप्टरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। दूसरा है प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। तीसरा है इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। चौथा है भौगोलिक स्थिति। पांचवा है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। छठा है भाषाई पृष्ठभूमि। सातवां है मानव विकास पुरापाषाण युग। आठवां है नवपाषाण युग, पहला आजीविका का उत्पादन और पशुपालन। नौवां है ताम्रपाषाण युग की संस्कृति। 10वां पाठ है हमारा हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण। 11वां है आर्य संस्कृति की पहचान। 12वां है ऋग्वैदिक काल। 13वां चैप्टर है हमारा उत्तर वैदिक काल, राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत। 14वां चैप्टर है जैन और बौद्ध धर्म। 15वां चैप्टर है हमारा प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। 16वां चैप्टर है हमारा ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। 17वां चैप्टर है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था। 18वां चैप्टर है मौर्य काल। 19वां चैप्टर हमारा मौर्य शासन का महत्व। 20वां चैप्टर हम पढ़ेंगे मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव। 21वां चैप्टर है हमारा सातवाहन काल। 22वां है सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव यानी कि विकास। 23वां चैप्टर हमारा शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास। 24वां चैप्टर हमारा गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। 25वां चैप्टर हमारा गुप्त काल में जनजीवन। 26वां चैप्टर हमारा पूर्व भारत में सभ्यता का प्रसार। 27वां चैप्टर है हर्ष व उनका काल। 28वां चैप्टर है हमारा प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध। 29वां चैप्टर हमारा दर्शन का विकास। 30वां चैप्टर है एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध। 31वां चैप्टर है हमारा प्राचीन काल से मध्यकाल तक। 32वां चैप्टर है हमारा सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम। 33वां चैप्टर है हमारा विज्ञान और सभ्यता की विरासत। दोस्तों, ये थे हमारे बेसिक्स जो रामशरण शर्मा की किताब के चैप्टर थे और हम आगे इस वीडियो में देखते हैं हमारा पहला चैप्टर। यह है हमारा पहला चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं और आप ध्यान देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब और कहाँ किस प्रकार किया, कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। इससे हमें यह पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायातों के साधनों का इंतजाम कैसे किया, खेती, बुनाई, कताई, धातु निर्माण आदि क्रिया की शुरुआत कैसे की, वनों को काटकर गांव, शहर और अंततः साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की। लोगों को दरअसल तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक कि वे लिखने का कौशल ना जान लें। आज भारत में लेखन की जितनी भी शैलियाँ चलन में हैं, सब की सब प्राचीन लिपियों से विकसित हुई हैं। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए भी यही सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से ही है और वह कई सदियों में विकसित हुई है। विविधता में एकता, यह हमारा हेडिंग है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न रेस प्रजातियों और जनजातीय समूह के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी रोचक है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, सीथियन, हूण, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। हर जनजाति समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला व शिल्प, भाषा व साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। ये सारे लोग और इनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गुथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप में की जा सकती है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक के सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन प्राचीन भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा
आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ व तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई संस्कृतेतर शब्द भी पाए जाते हैं। ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था, उत्पाद और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में भी पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं जो ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक प्रयोग किए जाते हैं। यही भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं को दर्शाने वाली भाषा थी। आर्यों से पहले भी पूर्व प्रदेशों में रहने वाली जनजातियों ने इस दिशा में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस क्षेत्र में लोग मुंडा या कोलोरियन भाषा बोलते थे। इंडो आयरन भाषा में प्रयुक्त कपास, नौकायन, खुदाई, डंडा इत्यादि कई शब्दों को भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया गया बताया है। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों में मुंडा के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आयरन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। इंडो आयरन भाषा में कई द्रविड़ शब्द भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषाओं की ध्वनियों व शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्मों संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हों, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली समान है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहराई एकता को दर्शाता है। यहाँ अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया। भारतीय प्रायद्वीपीय भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था और इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्ट थी। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामांकन विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यव्रत पड़ा। आर्यव्रत का अभिप्राय उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्व से पश्चिम समुद्र तट तक था। भारत का दूसरा नाम भारतवर्ष या भारत भूमि भी था। ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन महाभारत और उत्तरावर्ती गुप्त काल के संस्कृत ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय या भारतवासी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर है हो जाती है। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है, इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध ना तो धर्म से था और ना ही समुदाय से। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। जिन राजाओं ने हिमालय से केप कोमरीन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी संवृत प्रशंसा की गई। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने दुरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत, पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। फिर 4वीं सदी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया और पूरे उत्तर भारत के राजा थे, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। कमज़ोर राजनीतिक एकता के बावजूद
पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोवेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नज़र में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्दों के काफ़ी करीब है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया है। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की, इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। अध्ययन के दौरान भारत में भाषायिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत के बड़े हिस्से में बोलचाल की भाषा का काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्से में राजभाषा का काम किया। 4ठी शताब्दी में गुप्तकाल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्तकाल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए। दूसरे मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच। मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्करण तैयार किए गए। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन उसका सत्व समूचे भारत में लगभग एक जैसा रहा। भारत में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है। उत्तर भारत में विकसित हुई वर्ण जाति व्यवस्था पूरे देश में फैल गई। इसने ईसाई व मुसलमान को भी प्रभावित किया। यहाँ तक कि ईसाई और मुसलमानों ने भी हिंदुत्व की जाति व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। तीसरी हेडिंग है हमारी वर्तमान के लिए अतीत की प्रासंगिकता। वर्तमान की समस्याओं के मद्देनज़र भारत के अतीत के अध्ययन का महत्व और बढ़ जाता है। कुछ लोग प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को वापस स्थापित करना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के गौरवशाली अतीत से भावनात्मक रूप से प्रभावित हैं। यह कला और वास्तुकला को संरक्षित करने या उसके प्रति सरोकार रखने से अलग बात है। वे प्राचीन समाज और संस्कृति की पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए अतीत की साफ और स्पष्ट साझेदारी की अपेक्षा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अतीत काल में लोगों ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बराबरी करने के लिए यह उन्नति ही पर्याप्त नहीं है। हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय भी प्रमुखता से विद्यमान था। निचले तबके के लोगों को, विशेषकर शूद्रों और अतिशूद्रों अस्पृश्य को जिस तरह असक्षम बना दिया गया था, वह आधुनिक मस्तिष्क के लिए असह्य था। इसी तरह न्याय व्यवस्था और महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रथा पुरुषों के पक्ष में काम करती थी। जीवन के पुराने तौर तरीके स्वाभाविक रूप से इन सभी असमानताओं को पुनर्जीवित और मजबूत करेंगे। प्राचीन काल में लोगों द्वारा प्रकृति और मनुष्य प्रदत्त आपदाओं पर विजय पाने की सफलता हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है। भविष्य के लिए हमें संभल दे सकती है, लेकिन अतीत की तरफ जाने के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि उस सामाजिक असमानता को बनाए रखना जिससे भारत पीड़ित रहा है। अतीत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें। प्राचीन काल, मध्यकाल और उसके बाद के अवशेष हमारे वर्तमान में भी मौजूद हैं। पुराने मूल्य, मर्यादा, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथा हमारी चेतना में इतने भीतर तक समाये हुए हैं कि उससे आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्भाग्यवश से जीवन की यही बुराई व्यक्ति और समूचे देश के विकास को बाधित करती है कि और औपनिवेशिक काल में उन्हें जानबूझकर थोपा गया। अतीत की इन बुराइयों का जब तक उन्मूलन नहीं किया जाता है, भारत बेहतर तरीके से विकास नहीं कर सकता है। जाति व्यवस्था और अलगाववाद भारत की लोकतांत्रिक एकांकीकरण और विकास के लिए बाधक है। जातिगत भेदभाव व पूर्वाग्रह के कारण शिक्षित लोग भी मानव श्रम का सम्मान नहीं कर पाते और यह सामान्य मसलों पर एकांकीकरण होने में बाधा पहुंचाता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार बेशक दे दिया गया,
लेकिन परंपरागत सामाजिक शोषण उन्हें समाज में अपनी उचित भूमिका निभाने से वंचित रखता है। समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के जीवन का सच भी यही है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन हमें इन दुराग्रहों की जड़ों को गहनता से जांचने परखने में मदद करता है और जाति व्यवस्था को बनाए रखने, महिला को दोयम दर्जा देने, संकीर्ण धार्मिक अलगावों को बढ़ावा देने वाले कारणों को उजागर करता है। इसलिए प्राचीन भारत के अध्ययन से हमें न सिर्फ इसकी प्रासंगिकता का बोध होता है, बल्कि अतीत के वास्तविक स्वभाव को समझने में भी सहायता मिलती है और एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास के मार्ग में उपस्थित होने वाली असली बाधाओं की समझ बनती है। दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व यहीं समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे आगे नई वीडियो में प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों की। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।